समाज के व्यक्ति को, उस अंतिम व्यक्ति को उसका अधिकार नहीं मिल रहा है। यह किसकी गलती है? क्या उसके गरीब होना गलती है? उनकी पार्टी से मेरे पास भी फ़ोन आया था, तो मेरा एक ही सवाल था उनके पास कि आप मुझे आश्वस्त कर दीजिए कि आप बिहार के लिए कुछ किए हैं, मैं आपके पार्टी से इलेक्शन लड़ूंगा। चुनौती लेना मैं 16 साल से ही शुरू कर दी। आपको किसी के साथ गठबंधन करना पड़े, ये मेरा एक सवाल है। जी जी। तो आप नीतीश कुमार के साथ जाएंगे या तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे? बिहारी को एक जो गाली बना दिया है इन लोगों ने, आज इनके पास क्या मुद्दा है? एक ही मुद्दा है, 15 साल आपने क्या किया, वो पूछता है 15 साल आपने क्या किया। कि हर अपने समाज का अंतिम व्यक्ति का जो मौलिक अधिकार होगा उसको दे दिया जाए, उतना दे दिया जाए तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे समाज के आदमी को और कुछ नहीं चाहिए। जी। नमस्कार, DSG न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं देवाशीष कुमार। बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो गई है। तमाम पार्टियां अब अपनी अपनी गतिविधियों में भी लग गई हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे व्यक्ति से मिलाने जा रहे हैं जिन्होंने देश की सेवा वर्दी पहनकर की। जी हां, लेकिन अब वही वर्दी आप खाकी के रूप में आप सबों के सामने आ रहा है। जी हां, इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है राकेश कुमार रंजन, जो जवान किसान मोर्चा के तौर पर बिहार को एक नई सरकार देने की बात कह रही हैं। तो चलिए उनसे हम आपका परिचय कराते हैं, उनसे हम आपकी मुलाकात कराते हैं। बहुत स्वागत है राकेश जी आपका हमारे साथ। बहुत धन्यवाद। राकेश जी, बिहार में विधानसभा चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है। बस कुछ दिन के बाद ही चुनाव के तारीखों की भी घोषणा हो जाएगी। मुझे ये बताइए, सबसे पहले आपकी जो पार्टी का नाम है जवान किसान मोर्चा, ये क्या है? देखिए, हमारे देश में जितनी भी नेशनल पार्टियां हैं, इन्हीं दोनों के मुद्दों को बना करके चुनाव जीतती है। जी। जवान बॉर्डर पे लड़ता है, उस चीज को पार्टियां भंजाती हैं। किसान खेत पे लड़ता है, उस चीज को भी पार्टियां भंजाती है। लेकिन दोनों चले जाते हैं। आप जब लास्ट में देखेंगे जी, तो हमारे देश में किसान का अगर जो जैसे आप नाम लेते हैं तो एक छवि आती है, फटा हुआ कपड़ा, एक पुरानी सी लुंगी और धोती में खेत के मेड़ पे काम करता हुआ, ये किसान का हमारा छवि आता है। जी। जवान का नाम लेते ही आपको एक छवि उभरेगा आपके दिमाग में कि बॉर्डर पे वो शहीद होता है, देश के लिए वो अपनी जान निछावर करता है। जब वो उसके घर पे आप देखेंगे जाके, जो शहीद हो गया है, वो अपनी जो उनको मिलना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट से और स्टेट गवर्नमेंट से, उसके लिए उसे जद्दोजहद करनी पड़ती है। एक केस भी मैं बताऊंगा आपको इसमें कि 2016 में हमारे एक जवान शहीद हुए थे भारतीय नौसेना में। जी। सेंट्रल का सारे प्रॉफिट उसको मिल गया, उसकी फैमिली को। टिल डेट आज तक, 2016 से आज तक स्टेट का एक भी बेनिफिट उसे नहीं मिला है। अब बताइए, हम जवान के नाम पे, उसकी शहादत के नाम पे राजनीति करते हैं। कम से कम इन चीज़ों से राजनीति को दूर रखना चाहिए, क्योंकि आज सेना में जो भी हैं, मान लीजिए कि राजनीतिक पार्टी उसको अच्छा बोलती है, जो रूलिंग पार्टी है, अपोजिशन उसके ऊपर सवाल उठाता है। ये हो भी रहा है, ये हो रहा है, जिससे क्या है, उस सैनिक का जो लड़ रहा है उसका मनोबल टूटता है। उसका मनोबल टूटता है कि मैं तो निस्वार्थ भाव से अपने देश की सेवा कर रहा हूँ, और ये राजनीतिक पार्टियां हमारे ऊपर सवाल उठा रही है, हमारे ऊपर सवाल उठा रही है, जो कि इस देश के लिए तन मन धन से लगे हुए हैं, और अपनी शहादत के समय भी हम पीछे नहीं हटते हैं। तो इस चीज़ से दुखी हैं आज के सैनिक। अगर जो मैं भी सैनिक रहा हूँ, बिल्कुल, मैं स्पेशल फोर्स रहा हूँ, मैं स्पेशल फोर्स में स्पेशल काम करता था मैं। जब हमारे ऊपर एक इस तरह की राजनीति होती है कि मैंने बॉर्डर पार भेज दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, कोई पार्टी बोलता है कि नहीं मुझे शक है, ये नहीं हुआ है, वो नहीं हुआ है, तो आप हमें क्यों लाते हैं उस दायरे में? राजनीति का अलग मुद्दा है, उससे आप करिए। सेना को दूर रखना चाहिए। तो वही हमारा मेन मुद्दा है कि दोनों चले जाते हैं।
दोनों को राजनीति से दूर रखा जाता है, क्योंकि ये उनके लिए एक सिर्फ मुद्दा है। अच्छा राकेश जी, आप मुझे जैसे कि पहले ही पता है कि आप सेना से भी जुड़े हुए हैं, मुझे ये बताइए कि मुझे जहाँ तक पता है कि एक सेना का अधिकारी या सेना का जवान जो है वो राजनीति से दूर रहता है, जैसा कि आपने भी कहा जी। लेकिन फिर आखिर राकेश कुमार रंजन जी कैसे राजनीति में आ गए? जी, इसके पीछे हमारा बहुत ही दर्द भरा सोच है कि जब हम यहाँ आए 2011 में, तो एक हमारे रिसेटलमेंट एक व्यवस्था होती है हर राज्य में। जब मैं यहाँ आया तो हमारे लिए कुछ नहीं था। फिर हमने सोचा कि ठीक है, हम हमारा जो मौलिक अधिकार है वो हम मांगते हैं। सरकार है, कोई भी सरकार हो, हमें तो किसी सरकार से लेना देना नहीं है। जिसकी भी सत्ता है, हमने देश की सेवा की है, हमें वो चीज़ यहाँ मिलना चाहिए। जब हम वापस आए हैं वहाँ से, जब वो हमें नहीं मिला, हमने फिर लेटरबाजी की, भूख हड़ताल तक किया। अब ये बताइए कि एक देश का सैनिक अपने अधिकार के लिए भूख हड़ताल करता है तो उस सरकार के लिए कितनी शर्म की बात है। हमने वो भी किया, हमारे पास कोई नहीं आया। फिर हमने कोशिश की मुख्यमंत्री से मिलने के लिए, टाइम मांगा, मेरे पास सारे रिकॉर्ड हैं, किसी ने नहीं दिया। फिर हमारा एक सामाजिक जो परिवेश है, हम बहुत ही शुद्ध जगह पे रहते हैं, जहाँ पर ना जाति धर्म से ऊपर उठ के हम लोग काम करते हैं। यहाँ आने के बाद ऐसा समाज मिला हमें जो सिर्फ जाति धर्म के ऊपर ही आधारित है। इन राजनीतिक लोगों ने पॉलिटिक्स करके आपस में लड़ाने के लिए और फूट डाल के राज करो वाला शासन करके इन लोगों ने जाति को इतना हाइक किया हुआ है, जाति धर्म को। फिर हमने सोचा कि अब इस चीज़ को हम लोग को तोड़ना है। समाज के व्यक्ति को, उस अंतिम व्यक्ति को उसका अधिकार नहीं मिल रहा है। यह किसकी गलती है? क्या उसका गरीब होना गलती है? समाज में एक वांछित व्यक्ति होकर के जीना उसकी गलती नहीं होनी चाहिए। फिर हम लोगों ने एक संस्था बनाई, वेटरन्स इंडिया। हमने सोशल वर्क शुरू किया, सोचा कि हम अपने से जितना कर सकते हैं हम करेंगे। मेरा सवाल भी अब तीसरा आपसे यही था जी। कि एक सेना का जवान, मुझे नहीं लगता है, या आप उससे बेहतर बता सकते हैं जी, कि अपने जीवन में जितनी भी कार्यकाल होती है, शायद 40 साल का उनका कार्यकाल होता है जी, इतने पैसे नहीं हो पाते हैं सैनिक को जो वो आगे अपना किसी तरह से और खर्चा निकाल सके। जी जी जी। मुझे लगता है कि राजनीति में आने और राजनीति में चुनाव लड़ने के लिए या तो आपका पारिवारिक बैकग्राउंड जो है वो बहुत अमीर होना चाहिए, या आपके पास इतने पैसे होने चाहिए कि आप राजनीति में आए। तो आप कहाँ से फंडिंग जुटा रहे हैं? आपके पास कहाँ से इतने पैसे आए, या फिर आपके पास है ही नहीं पैसे? नहीं, ये सवाल मेरा पार्टी का भी यही मकसद है जो आपने बोला है। मेरा पार्टी के दो मकसद है सबसे बड़ा। एक तो जो राजनीतिक उद्योग बन गया है उस राजनीतिक उद्योग को समाप्त करना, और राजनीतिक वंशवाद, अगर जो एक किसी आदमी ने राजनीतिक में कदम रखा है तो उसका बेटा, उसका पोता, उसका पतोह, उसकी पत्नी ही उस लायक है, और बाकी किसी में वो टैलेंट नहीं है कि वो राजनीति में जाए। उस चीज़ को तोड़ना है। और जो कुछ मुट्ठी भर लोगों ने जो इस पे कब्जा कर रखा है, दबंग और पैसे वालों ने, उस मिथ को हमें तोड़ना है कि वो गरीब और किसान को मैं खड़ा करूंगा। समाज 1-1 रुपए चंदा करके उसको लड़ाएगी, जैसा मैं कर रहा हूँ। मेरे पास कोई बैक सपोर्ट नहीं है, ना ही मैं राजनीतिज्ञ हूँ, ना ही मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ। मुझे मेरे सैनिक, मेरे बिहार के ही नहीं पूरे इंडिया से फंडिंग करके मुझे इलेक्शन लड़ा रहे हैं। चाहे वो 100 रुपए हो, 200 रुपए हो, 500 रुपए हो, इतना बड़ा कोई भी सैनिक कितना फंडिंग करेगा? 500, 200, 400, 100, इतना फंडिंग करके वो मुझे इलेक्शन लड़ा रहे हैं कि अब हमें समाज को बदलना है। समाज को बदलने के लिए जो पावर की जरूरत है वो आपको विधानसभा में मिलेगा। हम आपको वहां भेज रहे हैं, और इस समाज में वो बदलाव हमें चाहिए। जो आग है, जो आग है कि एक बिहारी शब्द का जो आग दिल में है, दर्द है, उसको बदलना है। उसी चीज को लेकर के मैं पूरे बिहार में 243 सीट पे हमें इलेक्शन लड़ना है। नहीं हो पाया अगर 243 सीट पे हमारे कैंडिडेट, तो हम सेलेक्टेड कैंडिडेट को ही रखेंगे जितना ही हो पाए। जहाँ तक अभी तक मेरे पास 50 कैंडिडेट हो चुके हैं, और हम गांव-गांव में जा रहे हैं। उल्टा सिस्टम हो रहा है।
हम गांव-गांव में जाकर के कैंडिडेट को खोज रहे हैं। अच्छा ये बताइए, देखिए एक पार्टी बन जाती है, उसको मान्यता भी मिल जाती है, और मान्यता मिलने के बाद जो बिहार का एक कल्चर है, बिहार की एक कह सकते हैं कि परिकाष्ठा है, एक जो मेथड बन चुका है कि पार्टी में अगर आपको लड़ना है तो आपको पैसे देने पड़ेंगे जी। तो आप लोग उस मेथड, चूंकि आप, मुझे आपकी बातों से ये लग रहा है कि आप राजनीति की एक नई परिभाषा बिहार में गढ़ना चाहते हैं, उनको बनाना चाहते हैं जी। मुझे ये बताइए कि किन लोगों को आप पार्टी में टिकट देंगे, क्या आपका सिलेक्शन रहेगा, क्या दबंग चेहरा रहेगा, क्या जान पहचान वाले रहेंगे, क्या पैसे वाले रहेंगे, ये मुझे क्लियर कीजिए राकेश जी। जैसा कि आपने बताया कि मैं डे 1 से, जैसे अभी टिकट का दौर चल रहा है, ये इलेक्शन का स्टार्टिंग बोल सकते हैं इसको, कि अभी आप नाक रगड़िए टिकट के लिए, फिर उसके बाद फंडिंग जुटाइए जीतने के लिए, रहे हैं आप, पैसे भी लेके, नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन पूरा पटना में धरना दिए हुए सभी लोग आकर के, हाँ। पॉकेट में पैसा रख करके जुगाड़ तंत्र में लगे हैं कि कहाँ से जुगाड़ लग जाए कि मुझे टिकट मिल जाए। मैं यहीं से उस मित्र को तोड़ने जा रहा हूँ। हम हर उस तबके में जा रहे हैं जहां मुझे पता चल रहा है कि एक लड़का सोशल वर्क कर रहा है, वहां पे समाज को बदलने की कोशिश कर रहा है, बाहर से वो जॉब छोड़ करके आकर के समाज में छोटा काम कर, छोटा और जो एक उस जगह का जो काम है, एक हर एरिया में अपना अपना वर्क होता है, वो आकर के समाज को बदलने की इच्छा रख रहा है। हम जाकर के खोज के ला रहे हैं, हमारे पास कोई नाक रगड़ने नहीं आ रहा है, ना ही कोई पैसे के लेकर के आ रहा है कि आप हमें टिकट दीजिए। वैसे आदमी के लिए हमारे पार्टी में कोई जगह नहीं है। जी राकेश जी, यानी कि आप साफ छवि और जो राजनीति से जुड़े लोग नहीं हैं उनको टिकट दे रहे हैं। एकदम। ऑफ कैमरा भी जब मेरी आपसे बात हो रही थी, मैंने आपसे सबसे पहला प्रश्न एक यही पूछा था। जी जी। एक ऐसे ही राज्य कह सकते हैं कि एक ऐसे ही अभी पॉलिटिशियन उभर कर सामने आ रही है, नाम है पुष्पम प्रिया जी। अखबारों में एक ही रात में उन्होंने अपने आप को मुख्यमंत्री के पद के लिए, मुख्यमंत्री की कुर्सी को उम्मीदवार घोषित कर दी। उनके भी लगातार फेसबुक में यही देखने को मिल रहा है कि वो भी यही काम कर रही है जो आप कर रहे हैं। तो ये अब एक ट्रेंड बन गया है क्या इस तरह का कोई चीज ये राजनीति में आने का? नहीं देखिए, पुष्पम प्रिया चौधरी आप देखेंगे तो आप पटना के बहुत बड़े बड़े होर्डिंग पे वो लटकी हुई हैं, और उनका आप साइड देखेंगे तो एक ही चेहरा दिखता है, पुष्पम प्रिया। हाँ। तो फिर यहाँ पर भी तो वन मैन आर्मी हो गया। आपके पास टीम कौन सा है जिससे आप समाज में बदलाव लाना चाहते हैं? वो टीम कहाँ है आपके पास? सिर्फ आप अपनी छवि को किसी के फंडिंग के आधार पे करना। मैं पुष्पम प्रिया चौधरी को बोलता हूँ, आप अपना अकाउंट बता दीजिए कि आपको फंडिंग कहाँ से हो रहा है, और मेरे पार्टी का भी अकाउंट आप देख लीजिए कि अभी उसमें कितना पैसा है और फंडिंग कहाँ से आया है उसमें। आज आप पूरे बिहार में आप सीएम चेहरा बता रहे हैं अपने आप को। क्या किया है आपने बिहार के लिए? बिहार में आपने क्या किया है, आप वो हमें बता दीजिए। आज आप बोल रहे हैं कि मैं जा रहा हूँ, सभी जगह खोज रहा हूँ छवि के, अपने ट्रेंड बना रहे हैं। आप मुझे बताइए, मेरे पास भी उनका फोन आया था, उनकी पार्टी से मेरे पास भी फोन आया था, तो मेरा एक ही सवाल था उनके पास कि आप मुझे आश्वस्त कर दीजिए कि आप बिहार के लिए कुछ किए हैं, मैं आपके पार्टी से इलेक्शन लड़ूंगा, या नहीं लड़ूं तो मैं आपको सपोर्ट करूंगा। उनके पास कोई जवाब नहीं था। मैं बोला कि आप फंडिंग, क्योंकि मुझे वो फंडिंग चाहिए ही नहीं जो 2 नंबर का फंडिंग है। आज मुझे कोई फंडिंग करे और कल मेरे पीछे वो खड़ा हो जाए कि ये गलत काम करूं, मुझे नहीं चाहिए वो फंडिंग। मैं नहीं, वो इलेक्शन लड़ना भी नहीं चाहता मैं, नहीं मैं किसी कैंडिडेट को लड़ने दूंगा उस फंडिंग पे, कि आज उस 2 नंबर के फंडिंग पे मैं इलेक्शन लड़ूं और कल मैं उस गलत साइन करने के लिए मैं विवश हूँ उसके फंडिंग के आधार पर। क्योंकि आपको फंडिंग कोई क्यों करेगा? उसके पीछे उसका बिजनेस है। मेरा तो सीधा कहना है कि मैं जीतने के बाद जो फंड आएगा गवर्नमेंट का, मैं वो फंड पब्लिक का है, मैं उस पब्लिक में पंचायत लगा करके पूछूंगा कि आपका कौन सा काम पेंडिंग है, ये आपका फंड है, आप इसको यूटिलाइज करो। राजनीति का पूरा परिभाषा मैं बदलने जा रहा हूँ। राजनीति जो अभी राजतंत्र हो गया है, लोकतंत्र के बदल करके लोकतंत्र से उसको फिर मुझे लाना है प्रजातंत्र। ये बदलाव की आप बात कर रहे हैं, लेकिन ये तो बदलाव जब होगा, क्योंकि नेता जो है, अब आप वर्दी से कुर्ते पर आ गए हैं जी, तो जो वादा होता है वो तो जब पूरा हो जाता है तभी उसको हम कंप्लीट मानते हैं जी। लेकिन मुझे ये बताइए कि बिहार की राजनीति में
इस वक्त आपके पास बहुत बड़ी बड़ी चुनौतियां हैं क्योंकि पार्टी बहुत बड़े हैं, चेहरे बहुत बड़े हैं, आप नए चेहरे, आप कैसे इसको चुनौती लेते हैं या फिर चुनौती नहीं लेते हैं इसको आप? देखिए, मैं एक सैनिक हूँ और कमांडो रहा हूँ। चुनौती लेना मैं 16 साल से ही शुरू कर दिया था। 16.5 साल में भर्ती हुआ था, उसके बाद से मैं यही कर रहा हूँ। तो चुनौती लेना तो हमारी आदत है और चुनौती लेकर के ही हम काम करते हैं। और उस जगह पे हम ये नहीं देखते कि ये चुनौती बड़ा है या छोटा है। तो ये हमारी लाइफ स्टाइल में है। उनके लिए चुनौती हो सकता है, हमें किसी बड़े पार्टी से और बड़े चेहरे से, चाहे पैसे वाले हों, दबंग हो, उनसे हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। हम तो देश की रक्षा करते हैं, तो हमारी रक्षा और इसकी जरूरत किसी से अच्छा, ये बताइए, अगर आपको मौका मिले या फिर आपको अपॉर्चुनिटी मिले कि आपको किसी के साथ गठबंधन करना पड़े, ये मेरा एक सवाल है। जी जी। तो आप नीतीश कुमार के साथ जाएंगे या तेजस्वी यादव के साथ जाएंगे? आप अगर जो प्रॉपर नाम ले रहे हैं, ऐसे ये जो डिसीजन होगा हमारी पूरी टीम का होगा। मेरा पर्सनल ओपिनियन पूछेंगे तो मैं इन दोनों में से किसी के साथ नहीं जा सकता, क्योंकि हम अपने जो वसूल है, वसूल से हम वादा खिलाफी नहीं कर सकते। जो इन्होंने बिहार के साथ किया है, बिहार के युवाओं के साथ किया है, बिहारी को एक जो गाली बना दिया है इन लोगों ने, आज इनके पास क्या मुद्दा है? एक ही मुद्दा है, 15 साल आपने क्या किया। वो पूछता है 15 साल आपने क्या किया। अरे आप दोनों बताइए, आप दोनों को जनता नकारा के लिए साबित क्या कर किया? रहे हैं। एकदम एकदम। क्योंकि 15 साल आपने जनता के लिए क्या किया, वो जवाब दीजिए ना आप। 15 साल आप दोनों जवाब दीजिए कि जनता के लिए आपने क्या किया। आज आप बैनर पोस्टर छपवा रहे हैं सभी जगह, जितना खर्चा आप बैनर पोस्टर में कर रहे हैं, वो अगर जो धरातल पे उतना भी आप उतार दें तो बहुत भला हो सकता है बिहारियों का। लेकिन आप लॉकडाउन में देखिए, जो रोड पे चल रहे थे वापस आने के लिए, बिहारी मजदूर थे। आपको कहाँ दर्द हुआ, कहाँ दर्द हुआ कि वो उनके लिए कुछ किया जाए वापस लाने के लिए? आप तो चाह रहे थे कि ना आए वापस, हमारा बजट गड़बड़ा जाएगा, हमें जो अभी इलेक्शन के लिए जो पैसा इकट्ठा करना है वो सब मेरा खर्चा हो जाएगा। आपको तो सिर्फ कुर्सी बचाने के लिए आप काम कर रहे हैं। जनता के लिए आप क्या काम कर रहे हैं, आप जवाब तो दीजिए। आप ग्राउंड लेवल पे दिखाइए। जल जीवन हरियाली, मैंने आपको बताया था ऑफ कैमरा में कि मैं एक प्रोजेक्ट कर रहा हूँ बायोफ्लॉक का। जी, तो उसके बारे में भी हम जानना चाहेंगे उससे। जल जीवन हरियाली में हमारे ही प्रोजेक्ट पे जाके आप फोटो खिंचवा ले रहे हैं। अब जाके देखिए, मेरे पास सारे रिपोर्ट्स हैं। जो जिस जगह पे आप फोटो खिंचवा के आ रहे हैं, उसके दूसरे दिन से प्रोजेक्ट आपका बंद पड़ा हुआ है। उसको मैं जाके रिवाइव किया हूँ उस प्रोजेक्ट को। आप सिर्फ फोटो खिंचवाने के लिए आप प्रोजेक्ट कर रहे हैं, और वो करोड़ों का प्रोजेक्ट कर रहे हैं। पूरा बिहार आपने घूम लिया जल जीवन हरियाली में। मुझे आप रिकॉर्ड बता दीजिए कि आपने किया क्या है इस जल जीवन हरियाली में। यानी आप इन दोनों नेताओं से खुश नहीं हैं? पूरा बिहार में खुश नहीं है। पूरा बिहार नहीं, पूरा बिहार का जनता, आप युवा से जाके पूछिए जिनके लिए प्रोजेक्ट किया जाता है। प्रोजेक्ट किसके लिए किया जाता है? युवाओं के लिए। तो यानी इसी प्रोजेक्ट से आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी चुनौती दे रहे हैं? या यूँ कहें कि उनके कामों से आप खुश नहीं है? क्योंकि आप भी बिहार में स्वरोजगार लाने के लिए क्रांति कर रहे हैं, प्रधानमंत्री भी यही काम कर रहे हैं। तो इसका मतलब यही है कि प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं फेल हो रहे हैं, तब आपको ये काम करना पड़ रहा है। ये आपका बात 100% सही है। अगर जो सरकारी तंत्र और सरकार ये काम करती, तो हम जैसे फौजियों को या समाज में काम करने वाले लड़कों को, जो अपना नौकरी छोड़ के समाज में आज काम कर रहे हैं, बहुत है मेरे जैसे, उनको ये काम करने की जरूरत नहीं पड़ती। चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट हो चाहे स्टेट गवर्नमेंट हो, दोनों फेल है यहाँ पे इम्प्लीमेंटेशन करने में। ग्राउंड लेवल पे प्रोजेक्ट बहुत बड़ा बड़ा अनाउंसमेंट किया जाता है, धरातल पर कितना प्रोजेक्ट उतरता है वो मायने रखता है। अगर जो धरातल पे उतरता तो हम जैसे लोगों को ये काम करने की क्या जरूरत थी? सारी संस्थाएं हैं सरकार के पास, सारा सिस्टम है, सरकार कर सकती थी। जब आज वो नहीं कर रहे हैं तो वो युवा हमारे पास आ रहे हैं और वो काम हम करके उनको दे रहे हैं, डेवलप करके। अच्छा राकेश जी, एक अंतिम सवाल मैं आपसे जानना चाहूंगा। अगर आपकी सरकार बनती है तो वो 3 काम बताइए जो आप बिहार की जनता को देना चाहेंगे। मैं
एक ही चीज़ बताऊंगा आपको कि मैं अपने जनता से, जो हमारे विधानसभा के हों या हमारे पूरे राज्य के हों, उनसे मैं कोई इस तरह का वादा नहीं करूंगा कि मेरी सरकार आएगी तो आपको ये लोक लुभावनी चीज़ दिए जाएंगे। मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा आपके चैनल के माध्यम से कि मैं हर एक उस अंतिम व्यक्ति का मौलिक अधिकार जो मिलना चाहिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, हर उस अंतिम व्यक्ति को देना मेरा कर्तव्य होगा जी। ये क्योंकि मैं देश की रक्षा किया हूँ, अब मेरा काम मैं लिया हूँ एक बीड़ा कि मुझे समाज की रक्षा करनी है, मेरा ये भी एक दायित्व बनता है। तो मैं एक ही वादा करूंगा आपके चैनल के माध्यम से बिहार के वासियों को कि अगर जो मैं आया और मेरी सरकार आई या मेरे जितने भी विधायक जीत के आए, तो मैं ये आश्वस्त कराऊंगा कि हर अपने समाज का अंतिम व्यक्ति का जो मौलिक अधिकार होगा उसको दे दिया जाए। उतना दे दिया जाए तो मैं ये समझता हूँ कि हमारे समाज के आदमी को और कुछ नहीं चाहिए जी, वो सक्षम हो जाएंगे अपने कमाने खाने के लिए और जीने के लिए जी। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमसे बातचीत करने के लिए और साफ तौर पर हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस वक्त हमारे साथ राकेश कुमार रंजन, जो कि जवान किसान मोर्चा से हैं, अपनी पार्टी की सरकार बनाना चाहते हैं। आपने अभी एक जवान को सुना, आपने एक सैनिक को सुना, आपने एक फौजी को सुना, जो अब वर्दी का फर्ज तो उन्होंने निभाया ही, अब एक राजनेता के तौर पर भी बिहार को एक अच्छी सरकार और एक अच्छा शासन देने का वादा हमारे इस इंटरव्यू में उन्होंने किया है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि बिहार की जनता इस सैनिक का सम्मान जैसे कि पहले करती आई है, क्या एक राजनेता के रूप में करेगी या नहीं। ताजा खबरों के लिए आप बने रहिए द एसडी न्यूज के साथ। मुझे और मेरे तमाम टीम को दीजिए इजाजत। ये वीडियो अगर आपको पसंद आया हो और किसी तरह का कमेंट और सुझाव देना चाहते हैं तो जरूर हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें और बने रहिए द एसडी न्यूज के साथ। नमस्कार।